ये इस मानहवा का 12th पार्ट है, इसलिए अगर आपने अब तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि मांगू फैमिली के बंदों ने ह्यूंग पे हमला कर दिया था। ऐसा फिर कभी ना हो, इसलिए उन्होंने बॉडीगार्ड्स हायर करने का डिसाइड किया। इसके लिए ह्यूंग ने वो चान नाम के बंदे, जो कि उसकी पिछली जिंदगी में सोशियोपैथिक सीरियल किलर था, उसे काम पे रख लिया। इसके बाद ह्यूंग ऑफिस से निकल जाता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो परेशान होते हुए बोल रहा था कि पिछली जिंदगी में मैंने काफी ज्यादा कॉफी पी थी, इसलिए मैं उसे इस जिंदगी में कम करना चाहता था, लेकिन अब मैं कॉफी ही पिए जा रहा हूं। हर रोज कन्वीनियंस स्टोर जाने से अच्छा तो मुझे इंटरनेट से पूरा कॉफी का बॉक्स ही खरीद लेना चाहिए। ये सब बोलते हुए उसने कन्वीनियंस स्टोर का दरवाजा खोल वहां की एम्प्लॉई यंगजू को ग्रीट किया। वो वैसी ही खराब हालत में उससे कॉफी मांगने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसके सामने खड़ी यंगजू काफी परेशान दिख रही थी। तभी कुछ देख ह्यूंग चौंक गया। उसे वहां एक हथौड़ा दिखाई दिया और पास ही कोई बूढ़ा बंदा जमीन पे लेटा हुआ था। यंगजू परेशान होते हुए ह्यूंग से पूछने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस वाले यंगजू को ले जा रहे थे। ह्यूंग उसे देख सोचने लगा कि आखिर यंगजू जैसी अच्छी इंसान अचानक से ऐसा क्यों करेगी। इसके बाद सीन सायरन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। काउंसलर ह्यूंग से यंगजू की बात सुन हैरान रह गया। वो बोलने लगा कि यंगजू ऐसा कुछ करने वाली इंसान नहीं है। ह्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि उसके अच्छा इंसान होने की बात ना सिर्फ हमारी लॉ फर्म को बल्कि पूरे नेबरहुड को पता है। दरअसल जॉन यंगजू सायरन के पास ही कन्वीनियंस स्टोर पे नाइट शिफ्ट पार्ट टाइम एम्प्लॉई है। उसके सबको स्माइल और काइंडनेस से ट्रीट करने की वजह से न सिर्फ सायरन के एम्प्लॉयज बल्कि नेबरहुड में हर कोई उस स्टोर को फ्रीक्वेंटली यूज करता था। ह्यूंग ने बताया कि पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है, इसलिए हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ये सुन काउंसलर ने पूछा कि वो जमीन पे लेटे बंधे के बारे में क्या। ह्यूंग ने बताया कि उस बंधे के कपड़े थोड़े शैबी थे, शायद वो कोई चोर हो सकता है। ये सुन काउंसलर बोलने लगा कि लेकिन अगर वो चोर हो तो भी ये अच्छा रहता अगर सामने वाला इतना एग्रेसिव ना होता। ह्यूंग ने कहा कि मैं श्योर हूं कि यंगजू की भी अपनी साइड की स्टोरी होगी। ये सुन काउंसलर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि चीजें अच्छे से निपट जाएं। ह्यूंग ने भी उसकी बात में हामी भरी। इसके बाद सीन काउंसलिंग रूम पे शिफ्ट होता है। कोई ह्यूंग से यंगजू को बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। दरअसल इस औरत का नाम ली टेक-यंग होता है और ये उस कन्वीनियंस स्टोर की ओनर है। ह्यूंग ने उससे पूछा कि यंगजू पे किस चीज का आरोप लगा है, क्या वो बंदा चोर नहीं था। सामने से उस औरत ने बताया कि वो बंदा उसका फादर था। ये सुन ह्यूंग हैरान रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि उस बंदे के कपड़ों से तो वो यहाँ का नहीं लगता। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसका फादर होगा। इतना सोच उसने टेक-यंग से पूछा कि यंगजू ने उस पर हमला क्यों किया था। टेक-यंग ने बताया कि मुझे डिटेल्स नहीं पता क्योंकि यंगजू उसके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने थोड़ा इमेजिन कर लिया है कि वहां क्या हुआ होगा। जितना मैंने सुना है वो बंदा एक अच्छा फादर नहीं है। वो कई बार ड्रिंक करता था और अपनी फैमिली पे वायलेंट होता था। उसे चोरी करने की आदत और गैम्बलिंग का एडिक्शन था, इसलिए उसे कई बार जेल में आना जाना पड़ता था। उसने तो यंगजू के ट्यूशन के पैसे भी गैम्बलिंग में घुमा दिए थे और अपनी बेटी का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इसलिए वो सही उम्र होते ही तुरंत ही खुद से रहने अलग चली गई और तब से वो हमारी स्टोर पे काम करती आ रही है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि और वो बंदा उससे पैसे मांगने आया होगा, राइट? टेक-यंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने आगे कहा कि यंगजू जैसी पार्ट टाइम वर्कर ढूंढना आसान नहीं है। उसकी वजह से सेल्स काफी इंक्रीज हो चुके हैं। ह्यूंग ने भी उसकी सिचुएशन समझते हुए बताया कि लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने एंसेस्टर को बॉडीली इंजरी पहुंचाना कड़ी सजा के पात्र है। उसमें फाइन्स नहीं होते और ज्यादातर बार जेल ही होती है। टेक-यंग ने कहा कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं यंगजू की जिंदगी बर्बाद होती देख कुछ किए बिना तो नहीं रह सकती। उसने शायद गुस्से में उस पर हमला किया हो सकता है, लेकिन मैं श्योर हूं कि वो काम की जगह को भी अपने फादर से बचाना चाहती थी। ह्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री किया। टेक-यंग ने उससे पूछा कि क्या तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ह्यूंग ने बताया कि मैं मदद करना तो चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास काफी काम है। मैं रिसेंटली रात को भी यही काम करता हूं, इसीलिए मैं इसे किसी और लॉयर को दूंगा। टेक-यंग ने भी ये सुन उसे थैंक यू कहा। फिर जब ह्यूंग ऑफिस से निकल रहा होता है तब उसे वहां काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। वहां पर एक डोनेशंस बॉक्स पड़ा हुआ था। उसके किसी बंदे से इस बारे में पूछने पर उस बंदे ने बताया कि ऑफिस के स्टाफ ने यंगजू की लॉयर फीस के लिए फंड रेज करने का डिसाइड किया है। ये सुन ह्यूंग को भी काफी खुशी हुई। इसके बाद जब उसने काउंसलर को बताया कि वो यंगजू का केस लेना चाहता है तो काउंसलर ने उससे पूछा कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि क्या तुम इस बारे में कंसर्न्ड हो। काउंसलर ने बताया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे मेन लॉयर का विन रेट कम हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस ट्रायल को जीतने का कोई चांस नहीं है। ह्यूंग ने बताया कि गवाह और सबूत क्लियर है, इसलिए मैं इसे बेस्ट आउटकम के साथ हारने की कोशिश करूंगा जिससे उसे मिलने वाली सजा कम हो।
तुम्हें तो पता ही होगा कि कुछ बार लॉयर्स को हारने वाले केसेस लेने पड़ते हैं, राइट? काउंसलर ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी बात मान ली। फिर उसने ह्यूंग को बताया कि मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि यह ट्रायल मुश्किल होगा और उसे कम से कम 3 साल की सजा तो मिलेगी ही। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि मुझे ये पता है, इसलिए ही मैं अलग मेथड यूज करने वाला हूं। इस बार मैं लोगों के इमोशंस से अपील करूंगा। ये सुन काउंसलर ने पूछा कि लेकिन तुम्हें तो इससे नफरत है ना? ह्यूंग ने बताया कि मैं अपने क्लाइंट के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हूं। सामने से काउंसलर ने पूछा कि लेकिन हम प्रोसिक्यूटर्स और जज के खिलाफ जा रहे हैं। उन लोगों ने तुम्हारी मेथड से कई बार डील किया है। ये प्लान बैकफायर कर सकता है। ह्यूंग ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि मैं उन लोगों के इमोशंस अपील नहीं कर सकता। मैं जुडिशियल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन ट्रायल ओपन करूंगा। ये सिस्टम हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। ये साउथ कोरिया का पहला जुडिशियल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन ट्रायल होगा। दरअसल इस सिस्टम में कोर्ट रैंडमली कुछ सिटीजन्स को सिलेक्ट करता है, जिन्हें वहां जाकर केस पे अपना फैसला सुनाना होता है। उन रैंडम सिलेक्ट किए गए सिटीजन्स को जूरर्स कहा जाता है। इसके बाद हमें सोल जेल का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग वहां यंगजू से मिलने जा पहुंचा था। यंगजू उससे माफी मांग रही थी। ह्यूंग ने उससे कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। तुमने हमारे लिए काफी कुछ किया है। सायरॉन के एम्प्लॉयज हमेशा तुम्हारे ब्राइट और काइंड एटीट्यूड को अप्रिशिएट करते हैं। खैर, मैं तुम्हारे केस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। क्या तुमने न्यूज सुनी है? यंगजू ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं केस नहीं जीत सकती। ह्यूंग भी उसके ये बात इतना आराम से बोलने पर सोच में पड़ गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि इसीलिए ही मैं जितना हो सके उतना तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारे फादर की डिटेल्ड हिस्ट्री जाननी होगी। इस केस में हमें सबको बताना होगा कि तुम्हारी खुद को डिफेंड करने के लिए ली गई एक्शंस कैसी थी। ये सुन यंगजू उसे अपनी डिटेल्स बताने लगी। उसके फादर हान को दुनिया से रिकग्निशन चाहिए था, लेकिन वो उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसीलिए उन्होंने ड्रिंक करना और अपनी फैमिली को असॉल्ट करके सोसाइटी का गुस्सा उन पर निकालना शुरू कर दिया। वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो गए और फैमिली के बैंकरप्ट हो जाने से उसकी मदर गुजर गई। घर से भागने के लिए उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया और यूनिवर्सिटी में एंटर होकर डॉर्मेटोरी में मूव करने का प्लान किया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर घर आया तो उसके फादर ने किसी तरह छिपा हुआ ट्यूशन फी बैंक अकाउंट ढूंढ लिया और वो पैसे गैम्बलिंग में गवा दिए। और उसी दिन यंगजू घर छोड़ के चली गई। लेकिन फिर भी उसका फादर उसे ढूंढते हुए वहां भी आ पहुंचा। यंगजू ने ह्यूंग को आगे बताया कि उस दिन मेरे फादर वहां पूरी तरह से ड्रंक होकर आए थे। मुझे पता था कि वो ड्रंक होने पे क्या करते हैं। मैं उन्हें स्टोर को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती थी। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि इसीलिए तुमने उस पर हमला किया क्योंकि तुम्हारे शब्द उस पर काम नहीं करते। यंगजू ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने आगे कहा कि मुझे लगा था कि ये सेल्फ डिफेंस है, लेकिन चीजें हाथ से निकल गई। क्या मुझे वाकई में जेल में 8 साल बिताने होंगे? ह्यूंग ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि तुम्हारी सजा तकरीबन 3 साल की होगी। तुम प्लीज हम पर ट्रस्ट रखना। फिर सीन सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग वहां पर सबको बता रहा था कि ये ट्रायल जुडिशियल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन ट्रायल होने वाला है, इसलिए जूरर्स की टेंडेंसी समझना सबसे जरूरी है। ये सुन काउंसलर ने पूछा कि जूरर्स तो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं ना? ह्यूंग ने हमें जवाब देते हुए बताया कि लेकिन उनमें से सारे लोग जूरर्स नहीं बनेंगे। ये साउथ कोरिया का पहला ट्रायल होगा जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, और साथ ही आम लोगों के लिए छुट्टी लेकर जूरर बनने के लिए वॉलंटियर करने का कोई कारण नहीं है। ये सुन काउंसलर पूछने लगा कि लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिना आए रह सकते हैं? अगर कोई जूरर के तौर पे सिलेक्ट होने के बाद पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसे फाइन देना पड़ता है, राइट? ह्यूंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि लेकिन उसे अवॉइड किया जा सकता है। उसने काउंसलर को एक कागज देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ इतना दिखाना होता है कि उन्होंने पूर्व धारणा कर रखी है। ये जुडिशियल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन ट्रायल का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सर्वे है। उसे रिसीव करने के बाद लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और उसके बेसिस पे कोर्ट फाइनल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली उनकी टेंडेंसीज के बारे में पूछे गए हैं। मुझे नहीं पता कि आगे जाकर इस सिस्टम में कैसे लोग आएंगे, लेकिन अभी के लिए कैसे लोग आएंगे उसको लेकर मैं श्योर हूं। वो कैंडिडेट्स होंगे हाउसवाइफ्स या अनएम्प्लॉयड बंदे, क्योंकि उनके पास काफी फ्री टाइम होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम से छुट्टी लेकर आने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्हें फिल्टर आउट करने का भी तरीका है। हम अपना राइट टू प्रेम्प्टरी चैलेंज यूज कर सकते हैं। दरअसल प्रेम्प्टरी चैलेंज में प्रोसिक्यूटर या लॉयर ये मांग करते हैं कि कोई जूरर किसी कारण के चलते फेयर जजमेंट नहीं देगा, इसलिए उसकी जगह किसी और को सिलेक्ट किया जाए। ह्यूंग ने आगे बताया कि ये अभी नया है, इसलिए काफी लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए जूरर्स की टेंडेंसीज समझना सबसे जरूरी है। ये सुन शिया बोलने लगी कि लेकिन इस केस में काफी सारे वेरिएबल्स हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूंग ने बताया कि मेरे हिसाब से इस केस को विमेन पे फोकस करना चाहिए। पोटेंशियल जूरर्स में ऑलरेडी काफी औरतें होंगी, लेकिन फिर भी हमें प्रेम्प्टरी चैलेंजेस के थ्रू और ज्यादा औरतों को सिलेक्ट करना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में गुनहगार यंगजू है।
वैसे तो उसे विक्टिम होना चाहिए था, लेकिन फैमिली रिलेशनशिप, मॉडर्न लॉ के विक्टिम्स को रिलीफ ना देना और उसकी ली गई एक्सेसिव एक्शंस की वजह से वो गुनहगार बन गई। हम औरतों के आगे इस एस्पेक्ट को रखेंगे ताकि यंगजू को विक्टिम की तरह दिखाया जा सके। ये सुन काउंसलर ने पूछा कि तो फिर इसमें गुनहगार क्या उसका फादर होगा? ह्यूंग ने ना में जवाब देते हुए बताया कि इस केस में गुनहगार गवर्नमेंट और सोसाइटी होनी चाहिए। ये सुन वो सब चौंक गए। ह्यूंग ने आगे बताया कि अभी के लिए यह समझना मुश्किल होगा, लेकिन ट्रायल के प्रोसीड होने पर तुम लोग समझ जाओगे। इसके बाद हमें ट्रायल के दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ट्रायल शुरू हो चुका था। म्यून गसियोक नाम के प्रोसिक्यूटर ने जज से बोलना शुरू किया कि प्रतिवादी यंगजू विक्टिम हान की बेटी है। प्रतिवादी ने ब्लंट ऑब्जेक्ट की मदद से सीरियस डैमेज किया था, जिससे उन्हें ऐसा कंकशन हुआ जिसे ठीक होने में कई हफ्ते लगेंगे। विक्टिम का ख्याल रखने की ड्यूटी होने के बावजूद भी प्रतिवादी यंगजू ने इसको निगलेक्ट किया और उसकी जगह विक्टिम के प्रति एक्सट्रीम गुस्सा दिखाया। इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम उस पर पूरे 8 साल की सजा इंपोज करने की मांग करते हैं। ह्यूंग उसकी बात सुन सोचने लगा कि अगर इसको उन इंसिडेंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होता तो ये ऐसी बातें ना करता। अगर वैसा होता तो हमें कोर्ट आने की जरूरत भी ना होती। फिर जज ने उससे अपनी बात रखने को कहा। ह्यूंग ने देखा कि जूरर्स में 2 मर्द और 5 औरतें थीं। ये देख ह्यूंग ने सोचा कि मेरे यंगजू की मुश्किल जिंदगी एक्सप्लेन करते ही फीमेल जूरर्स इमोशनली हिल जाएगी। इतना सोच उसने बोलना शुरू किया कि क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है जहां बचपन में आप अपने फादर को नापसंद करने लगे हो? सबके साथ बचपन में कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। अपने फादर जिन्होंने गैम्बलिंग और इरेशनल बिजनेस के चलते फैमिली को बर्बाद कर दिया था, उनसे बचने के लिए यंगजू ने पार्ट टाइम जॉब लेकर यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में एंटर होने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके फादर ने उसकी इकट्ठा की हुई ट्यूशन फी को गैम्बलिंग में उड़ा दिया और उसका फ्यूचर उसके हाथों से छीन लिया। इस वजह से ही वो घर से भाग गई थी ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। उसने विक्टिम के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन प्लीज इस बात को भी कंसिडर कीजिए कि वैसा क्यों हुआ। म्यून गसियोक भी उसकी बातें सुन सोचने लगा कि ऐसी इमोशनल अपील ट्रायल्स को इफेक्ट नहीं करने वाली। लेकिन तभी वो वहां का माहौल देख सरप्राइज हो गया। ये देख ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए सोचा कि ये सक्सेसफुल था। ज्यूरर्स को यंगजू पर दया आ रही है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जुडिशियल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन ट्रायल क्यों इंप्लीमेंट किया गया था। वहां का माहौल देख म्यून गसियोक परेशान हो गया। वो मन ही मन बोलने लगा कि मुझे तो लगा था कि ज्यूरीज के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा। इतना सोच उसने बोलना शुरू किया कि उन सर्कमस्टांसेस का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूंग ने जज से कहा कि मैं प्रतिवादी यंगजू को गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। फिर ह्यूंग ने यंगजू से पूछा कि क्या तुमने विक्टिम पे हमला किया था? यंगजू ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि इसका मतलब है कि तुम्हारा विक्टिम के साथ रिलेशनशिप खराब था, राइट? यंगजू ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि सिचुएशन कैसे एस्केलेट हुई थी? सामने से यंगजू ने अपने फादर के साथ अपना पास्ट बताना शुरू किया। उसका मिजरेबल पास्ट सुन के जूरर्स सरप्राइज हो गए। फिर ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या तुम इसीलिए ही घर से भागी थी? यंगजू ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि 19 साल की उम्र होने की वजह से मैं इंडिपेंडेंटली रह सकती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे फिर से ढूंढते हुए आ जाएंगे। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि लेकिन तुम्हें तो ये पता ही होगा कि ये कारण हमला करने के लिए ठीक नहीं है। तुम उसे पैसे देकर सिचुएशन से निकल सकती थी। सामने से यंगजू ने बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि उसके आगे क्या होता। वो ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ मेरे पैसे से सेटिस्फाइड होता। वो कैश रजिस्टर में रखे सारे पैसे मांगता और अगर मैं मना कर देती तो वहां की सारी चीजें तोड़ना शुरू कर देता। बाकियों के लिए वो सिर्फ आम सी कन्वीनियंस स्टोर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो एक प्रेशियस वर्क प्लेस है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे फादर वैसा तमाशा करते? यंगजू ने बताया कि क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑलरेडी कर रखा है। वो कई बार अपने घर के पास की स्टोर्स पे जाके उधार पे अल्कोहल या खाना मांगते और अगर कोई मना कर दे तो वहां की चीजें तोड़कर हल्ला मचाते। इसके परिणाम के तौर पे जब मैं यंगर थी तब मेरी पार्ट टाइम जॉब से कमाई गई ज्यादातर अर्निंग्स उन स्टोर्स के डैमेजेस को चुकाने में ही खर्च हो जाती थी। ये सुन ह्यूंग ने जज से कहा कि मैं गवाह का स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए हान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। फिर ह्यूंग जूरर्स से बोलने लगा कि यह फैक्ट नकारा नहीं जा सकता कि इस इंसिडेंट में पहले वायलेंस यंगजू ने की है, लेकिन वो विक्टिम हान ही था जिसने उसके साथ की रिलेशनशिप बर्बाद की थी। प्रतिवादी यंगजू ने उसके द्वारा किए गए डैमेजेस को चुकाकर रिलेशनशिप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी विक्टिम ने अपनी पास्ट में की हुई एक्शन से कोई सबक नहीं सीखा और अपने आसपास के लोगों को हार्म किया। यंगजू उसे बाकियों को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने बेस्ट चॉइस ली। मेरी तरफ से इतना ही। इसके बाद जज ने प्रोसिक्यूटर से अपनी बात रखने को कहा। म्यून गसियोक ह्यूंग के सवालों से काफी परेशान हो गया था। फिर वो यंगजू के सामने जा खड़ा हुआ। वो कुछ पूछने जा ही रहा था कि तभी वो रुक गया।
ये देख ह्यूंग मुस्कुरा दिया। जज ने म्यूनगसियोक से पूछा कि तुम रुक क्यों गए? म्यूनगसियोक परेशान होकर मन ही मन बोलने लगा कि मैंने इस केस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। ह्यूंग ने सारे सवाल पहले ही पूछ लिए हैं, इसलिए अब मेरे पास पूछने को कुछ नहीं बचा। ह्यूंग भी उसे देख मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये फायर फाइटर के बैकफायर शुरू करने की स्ट्रैटेजी जैसा है। यंगजू से एडवांस में अग्रेसिव सवाल पूछकर मैंने उसे एक्सप्लेनेशंस और डिफेंस के लिए वक्त दे दिया है। अब अगर तुम मेरे वाले सवाल फिर से पूछो तो भी कुछ नहीं बदलेगा। वहीं जज अभी भी म्यूनगसियोक को आवाज लगा रहा था। म्यूनगसियोक ने परेशान होकर जवाब दिया कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है। इसके बाद उनके बीच कई एक्सचेंजेस हुए, लेकिन आखिर में ट्रायल जूरर्स के यंगजू के प्रति झुकाव होने के साथ ही खत्म हो गया। जज ने जूरर्स से फैसला सुनाने को कहा। फिर वहां से बाहर आकर काउंसलर बोलने लगा कि यह काफी इंटरेस्टिंग था, ये जल्द ही पॉपुलर हो जाएगा। ह्यूंग ने बताया कि क्रिमिनल केसेस कई बार फेयर नहीं लगते। वैसी सिचुएशन में जुडिशियल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन ट्रायल काफी यूजफुल प्रूव होंगे। सामने से काउंसलर ने पूछा कि लेकिन क्या इसका कोई इफेक्ट होगा? बाकी कंट्रीज की तरह यहां जूरी के फैसले की कोई अथॉरिटी नहीं होती। ह्यूंग ने बताया कि लेकिन कम से कम वो ओवरऑल फैसले पे प्रेशर तो दे ही सकते हैं। इस जूरी सिस्टम का उद्देश्य है कोर्ट के फैसले और सिटीजन्स की कानून के प्रति फीलिंग के बीच की गैप को कम करना। इस केस में प्रैक्टिकली यंगजू विक्टिम थी, लेकिन वो गुनहगार बन गई। भले ही जूरी के फैसले की कोई अथॉरिटी ना हो, लेकिन जज डिसीजन लेते वक्त उसे इग्नोर नहीं कर सकता। फिर कुछ वक्त बाद सीन कोर्ट पे शिफ्ट होता है, जहां यंगजू के केस का फैसला सुनाया जाना था। जज ने बताया कि जूरी का डिसीजन यह है कि यंगजू गुनहगार नहीं है। ये सुन म्यूनगसियोक परेशान हो गया। जज ने आगे कहा कि लेकिन कोर्ट ने उसे गुनहगार डिटरमाइन किया है, लेकिन प्रतिवादी यंगजू के बर्ताव को कंसिडर करके लगता है कि वो एक लॉ अबाइडिंग इंसान है जिन्हें सुधारा जा सकता है। साथ ही उस इंसिडेंट का कारण विक्टिम की पहले ली गई एक्शन से रिलेटेड है। इसलिए हम प्रतिवादी यंगजू को 4 साल के प्रोबेशन के साथ 3 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। इसके बाद हमें कोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां काउंसलर ह्यूंग के काम की तारीफ कर रहा था। ह्यूंग बोलने लगा कि आखिरकार तो मैं हारा ही हूं। यह सुन काउंसलर ने कहा कि इस केस में प्रोबेशन मिलना देखा जाए तो प्रैक्टिकली तुम जीते ही हो। ह्यूंग मन ही मन सोचने लगा कि 3 साल की जेल और 4 साल के प्रोबेशन का मतलब है कि अगर 4 साल के प्रोबेशन के दौरान ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो उसे 3 साल की जेल होगी। इसका मतलब कि अगर यंगजू बिना किसी दिक्कत के जिंदगी जिए तो 4 साल के बाद यह जेल का खतरा टल जाएगा। इसका मतलब कि वो जेल जाए बिना ही अपनी नॉर्मल जिंदगी कंटिन्यू कर सकती है। तभी यंगजू वहां आकर ह्यूंग से थैंक यू बोलने लगी। वो बोलने लगी कि मुझे तो लगा था कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। ह्यूंग ने बताया कि मैंने तो सिर्फ अपना काम ही किया है। उसने यंगजू का हाथ पकड़कर उसके अब तक किए गए काम की सराहना की। फिर सीन कुछ वक्त बाद सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग को कन्वीनियंस स्टोर मैनेजर से पता चला कि यंगजू के फादर, जो कि अल्कोहल एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में थे, वो गुजर गए थे। वो अल्कोहल ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल से भाग गए थे और स्ट्रीट्स पे गुजर गए। इसलिए अब वो लोग उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। ये सब सुन ह्यूंग परेशान होकर गहरी सांस छोड़ने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। ये चेयरमैन मीनताई का कॉल होता है। वो कॉल पे कुछ सुनकर ऑफिस से निकलने लगा। उसे ऐसे जल्दी में जाते देख काउंसलर ने उसकी वजह पूछी। ह्यूंग ने बताया कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, लगता है कि दायरियोंग में कुछ दिक्कत हो गई है। काउंसलर ने भी उसकी बात समझते हुए उसे जल्दी से जाने को बोला। इसके बाद हमें दायरियोंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मीनतायक ह्यूंग को बता रहा था कि सुंगहवा वालों ने फिर से कुछ कांड कर दिया है। ये सुन ह्यूंग पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या उन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस को रिश्वत दे दी है? मीनतायक ने नामे जवाब देते हुए बताया कि सुंगहवा वालों ने एक चीज के यूज पे रोक लगाने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने हमारी डेवलप की हुई नई टेक्नोलॉजी पे रोक लगाने की मांग की है। ये टेक्नोलॉजी पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही है, इसलिए अगर उसके इस्तेमाल पे बैन लग गया तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। मीनतायक ने बताया कि वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन फोन्स हैं। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि स्मार्टफोन्स के ईरा का वक्त आ चुका है। मीनतायक ने आगे बताया कि वाई फोन वाले कोरिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ह्यूंग ने उसकी बात सुन मन ही मन सोचा कि मेरी पिछली जिंदगी में मीनतायक गुजर गया था और सांघो कंपनी को बर्बाद कर रहा था। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि सुंगहवा दायरियोंग, जो कि उस टेक्नोलॉजी का असली ओनर है, उससे उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इतना सोच उसने मीनतायक से पूछा कि ये हुआ भी कैसे। मीनतायक ने बताया कि चीफ रिसर्चर को सुंगहवा से रिश्वत मिली है। उसका नाम ली कुवान है। वो उस पैटेंट को अपने नाम पे करने में नाकाम रहा और फिर उस टेक्नोलॉजी को सुंगहवा को ट्रांसफर कर दिया। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि अगर हम कोर्ट से उसे रिक्लेम कर भी लें तो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मार्केट शेयर खो दें। मीनतायक ने कहा कि सुंगहवा वाले वैसा ही करना चाहते हैं।
ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि अगर हम सुंघावा के खिलाफ लॉ सूट फाइल करें तो भी वो लोग उसे जितना हो सके उतना लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। इतना सोच उसने मीनतायक से पूछा कि तो फिर क्या हमें उस चीफ रिसर्चर के खिलाफ इंडस्ट्रियल जासूसी का लॉ सूट फाइल नहीं करना चाहिए। मीनतायक ने बताया कि वैसा अभी नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी चाइना भाग चुका है। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि ये तो दिक्कत की बात है। फिर उसने मीनतायक से कहा कि सच कहूं तो ये केस कम टाइम में जीतना इम्पॉसिबल है। अगर सुंगवा ने हमारा रिसर्च ले लिया है तो वो उसमें कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके ओनरशिप क्लेम करने के लिए पैटेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उस रिसर्चर को चाइना में पकड़ना होगा। ये सुन मीनतायक ने पूछा कि लेकिन कैसे। ह्यूंग ने बताया कि मैं वहां खुद जाऊंगा। ये सुन मीनतायक बोलने लगा कि मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता, वो बहुत ही खतरनाक है। ह्यूंग ने बताया कि मैं ये जानता हूं, लेकिन मेरे अलावा उसे और कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सुन मीनतायक ने सोचा कि मैं इसे भेजना तो नहीं चाहता, लेकिन अभी दायरियों का फ्यूचर दांव पे लगा है। इतना सोच उसने ह्यूंग को जाने की इजाजत दे दी। ह्यूंग ने आगे कहा कि मेरी एक शर्त है। मीनतायक ने पूछा कि कैसी शर्त। तुम जो चाहो मैं दूंगा। ह्यूंग भी उसे अपनी शर्त बताने लगा। फिर सीन किसी अनजान जगह पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग उसे देख पूछने लगा कि क्या यही उस ली कुवान का घर है। उसके पास खड़े बंदे ने उसे हाँ में जवाब दिया। दरअसल इस बंदे का नाम कांगसू होता है और वो दायरियों का बॉडीगार्ड है। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या कोई ट्रेसेस बचे हैं। कांगसू ने नाम में जवाब देते हुए बताया कि उसने घर को पूरा खाली कर दिया है। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि उस कुवान ने जरूर इसकी तैयारी लंबे वक्त से कर रखी होगी। इतना सोच वो उस घर में एंटर हो गया। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे कुछ मिल जाए। कांगसू ने उसे बताया कि पुलिस ने इस जगह को ऑलरेडी सर्च कर लिया है। तभी ह्यूंग को वहां एक पोर्टेबल रेडियो दिखाई दिया। उसने कांगसू को बताया कि मेरी मेथड पुलिस वालों से डिफरेंट है। इतना बोल वो उस रेडियो को टच करके अपनी एबिलिटी यूज करने लगा। ऐसा करते ही उसे कुवान की काफी सारी मेमोरीज दिखाई देने लगी। उसे दिखाई दिया कि कुवान ने सक्सेसफुल होने के लिए बिना शादी किए पूरी जिंदगी काम किया। फिर उसने बड़ी उम्र में शादी करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपीयरेंस की वजह से वो उसमें नाकाम रहा। ये देख ह्यूंग सोचने लगा कि क्या इसलिए उसने ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम किया होगा। आखिर वो अपनी खुद की चॉइसेस का ब्लेम कंपनी पे क्यों डाल रहा है। आखिर वो कहाँ जा रहा है। तभी उसे कुवान की मेमोरी में एक औरत दिखाई दी। ये देख ह्यूंग ने कहा कि अब मैं सब समझ चुका हूं। कांगसू उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। ह्यूंग ने बताया कि मैं जानता हूं कि कुवान कहाँ गया है। ये सुन कांगसू बोलने लगा कि ये तो सबको ऑलरेडी पता है, वो शिप से चाइना गया है। पुलिस ने भी ये बात कंफर्म की है। ह्यूंग ने बताया कि वो चाइना नहीं गया, वो क्रिमिनल नहीं है, तो फिर वो चाइना जाने के लिए शिप क्यों यूज करेगा। अगर वो जल्दबाजी में होता तो वो प्लेन में बैठ कर जाता। कांगसू को भी उसकी बात में पॉइंट लगा। ह्यूंग ने आगे बताया कि चाइना वाली बात डिटेक्शन अवॉइड करने का जाल है। उसने चाइना जाने का प्रिटेंड किया, लेकिन वो एक्चुअली में पास ही जापान गया है। इस केस में पुलिस और दायरियों चाइना पे फोकस करते। कांगसू ने भी उसकी बात समझते हुए पूछा कि वो जापान में कहाँ गया होगा। ह्यूंग मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने इसका भी जवाब दे दिया तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। इतना सोच उसने कांगसू से कहा कि उसका पता तो हमें वहां जाकर ही लगाना होगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस बात का काफी चांस है कि वो जापान में ही है। ये सुन कांगसू ने पूछा कि ऐसा क्यों। ह्यूंग ने मुंह बनाते हुए बताया कि मैंने कुवान के आसपास के लोगों से सुना है कि उसे एक जापानीज एक्ट्रेस से काफी लगाव था। उसने उससे रिलेटेड 10 टेराबाइट से भी ज्यादा कंटेंट कलेक्ट कर रखा था, जिसमें उस एक्ट्रेस से रिलेटेड ड्रामाज, मूवीज, वैरायटी शोज और फोटो कलेक्शंस थे। आखिर ऐसा बंदा और कहां जाएगा। ये सुन कांगसू परेशान होकर पूछने लगा कि क्या वाकई में। ह्यूंग ने भी हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। ये सुन कांगसू सब समझते हुए उसकी तारीफ करने लगा। ह्यूंग को भी राहत हुई कि उसका बहाना काम कर गया। फिर उसने कहा कि तो चलो जापान चलने की तैयारी करते हैं। और ऐसे ही वो लोग जापान के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग और कांगसू जापान पहुंच चुके थे। कांगसू अभी भी थोड़ा परेशान होकर ह्यूंग से पूछ रहा था कि क्या कुवान वाकई में जापान में होगा। ह्यूंग ने कहा कि पुलिस ऑलरेडी चाइना में सर्च कर रही है, इसलिए हमारा जापान में सर्च करना ही सही है। कांगसू ने भी उसकी बात मान ली। फिर वो ह्यूंग की हालत देख पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ ठीक नहीं लग रहा। ह्यूंग ने उसे थम्स अप दिखाते हुए कहा कि मैं सिर्फ थोड़ा थका हुआ हूं, तुम चिंता मत करो। फिर कांगसू ने पूछा कि तो फिर क्या हम शुरुआत सुंघवा की जापानीज ब्रांच से करें। ह्यूंग ने ना में जवाब देते हुए बताया कि वो वहां नहीं होगा। भले ही ज्यादातर सर्च चाइना में किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने दायरियों के किसी को जापान में भेजने की पॉसिबिलिटी भी ध्यान में रखी होगी। इसलिए मैं श्योर हूं कि कुवान उनकी ब्रांच ऑफिस पे नहीं होगा। ये सुन कांगसू ने पूछा कि तो फिर तुम उसे कहां ढूंढने का प्लान कर रहे हो। ह्यूंग ने मन ही मन सोचा कि मेरी एबिलिटी यूज करने के लिए चीज का टारगेट के साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट मेमोरी को एयरपोर्ट पे ढूंढना इंपॉसिबल है क्योंकि वहां से काफी सारे लोग गुजरते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है।
इतना सोच उसने कांगसू से कहा कि हमें किसी ऐसे से मिलना होगा जिसका उससे कनेक्शन हो, और ये इंसान है वो एक्ट्रेस जिस पर कुवान को क्रश था। हमें सोरा से मिलना होगा। फिर उन लोगों ने दायरियों की मदद से किसी लोकल एजेंसी से कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट की और सोरा से मिलने जा पहुंचे। इसके बाद हमें किसी RW नाम की एंटरटेनमेंट एजेंसी का सीन दिखाया जाता है। सोरा ह्यूंग और कांगसू को ग्रीट कर मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लगी। ह्यूंग ने भी उसे ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और पूछा कि क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं। सोरा ने उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग ने उसे बताया कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या हम जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे रिसेंटली मिले हुए लोगों में शामिल है। यह सुन सोरा परेशान होकर पूछने लगी कि ये कुछ खतरनाक तो नहीं है ना। ह्यूंग ने उसे चिंता न करने को बोला। फिर उसने उसके सामने कुवान की पिक्चर रखते हुए पूछा कि क्या तुमने इसे देखा है। ये देख सोरा चौंक गई। उसने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि इसका नाम कुवान था। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या उसने कुछ कहा था। सामने से सोरा बोलने लगी कि सच कहूं तो उससे मिलना ज्यादा अच्छा नहीं था। वो बोल रहा था कि वो मेरा फैन है और फिर जाने से पहले उसने कुछ रिडिक्यूलस चीजें बोली थी। वो मुझे अपने साथ चलने को बोल रहा था। वो शो ऑफ करते हुए बोल रहा था कि अगर मेरा कोई कर्ज हो तो वो उसे चुका देगा। मुझे वो इतना नापसंद आया कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और मेक श्योर किया कि वो मेरे आसपास ना आ पाए। लेकिन उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से तुम उसे ढूंढ रहे हो। ह्यूंग ने बताया कि वो कोरिया से चोरी करके भागा है। सोरा भी ये सुन सरप्राइज हो गई। ह्यूंग ने आगे पूछा कि क्या बाय एनी चांस उसके साथ कोई और था। सोरा ने बताया कि उसके साथ कुछ लोग थे जो बॉडीगार्ड्स जैसे लग रहे थे। वो ऐसा बंदा लगता है जिसका पकड़ा जाना जरूरी हो। ह्यूंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि हमें उसे हर कीमत पे पकड़ना ही होगा। फिर सोरा ने कुछ याद करते हुए बताया कि उसने वो फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है उसके बारे में कुछ हिंट छोड़ी है। ये सुन ह्यूंग ने चौंकते हुए पूछा कि वो जगह कहाँ है। सोरा ने बताया कि होक्काइडो में रोकुटो फार्म। वो कुछ सिटी लाइफ से दूर पीसफुल लाइफ जीने की बात बोल रहा था। ये सुन ह्यूंग ने वहां से निकलने के लिए खड़े होते हुए सोरा को थैंक यू बोला और मार्च 2011 में विदेश में ट्रैवल करने का सजेशन दिया। सोरा को उसकी बात समझ नहीं आई। दरअसल ह्यूंग ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में सोरा उस वक्त अर्थक्वेक में मारी गई थी। उसने सोरा से कहा कि अगर तुम उस वक्त के अराउंड जापान में रहोगी तो तुम्हें खतरा हो सकता है। ये सुन सोरा मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि लगता है तुम फॉर्चून टेलर हो। ह्यूंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि कुछ ऐसा ही समझो। तो चलो गुड बाय। इतना बोल वो वहां से निकल लिया। वहीं सोरा ने भी सोचा कि मार्च 2011 के अराउंड मेरा कोई स्केड्यूल नहीं है, इसलिए शायद मुझे विदेश घूमने चले जाना चाहिए। फिर सीन होकाइडो के रोकुटो फार्म पे शिफ्ट होता है। वहां पर कुवान के बॉडीगार्ड्स कुछ देखकर सरप्राइज हो गए। तभी कांगसू ने कुछ बंदों से उन सबको कैप्चर करने का ऑर्डर दिया। वो बंदे भी उसकी बात मान भागते हुए उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगे। उनके बीच तगड़ी फाइट हो रही थी। ये सब देख ह्यूंग साइड में खड़ा अपनी सिक्योरिटी टीम की तारीफ करते हुए तालियां बजा रहा था। उसने मन ही मन कहा कि ये कुवान का अंत है। तभी किसी की उसे कमीना बोलने की आवाज सुन वो चौंक गया। एक बंदा उस पर हमला करने आ रहा था। ये देख ह्यूंग ने डर के मारे अपना हाथ आगे कर दिया, लेकिन तभी किसी ने उस बंदे को जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये वुचान होता है। वुचान ह्यूंग से पूछने लगा कि क्या आप ठीक हो, क्या मैं इसे और ज्यादा पिटूं जिससे ये हिल भी ना पाए। ह्यूंग ने कहा कि उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वुचान ने भी उसकी बात मान ली। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कांगसू ह्यूंग को बता रहा था कि हमने यहाँ की सिचुएशन निपटा दी है। वैसे वो लोग कौन है। ह्यूंग ने बताया कि वो सायरॉन के सिक्योरिटी के बंदे हैं। अब से वो हमें हर खतरे से बचाएंगे। फिर कांगसू ने आगे कहा कि कुवान का कमरा भी उसी बिल्डिंग में होगा। ह्यूंग ने भी उसे अंदर चलने को कहा। तभी उन्हें अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुन ह्यूंग और कांगसू चौंक गए। वो तेजी से भागकर अंदर चले गए। तभी कुछ देख ह्यूंग चौंक गया। वहां कुवान जमीन पे लेटा हुआ था और उसके पेट से खून निकल रहा था। ह्यूंग ने चिल्लाते हुए कांगसू से एम्बुलेंस बुलाने को कहा। वो मन ही मन सुंघावा को इस हद तक जाने के लिए गाली देने लगा। उसने सोचा कि कुवान का काफी खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाने में काफी वक्त लगेगा। मरते हुए इंसान की मेमोरी पढ़ना ऑलरेडी मर चुके बंदे की मेमोरी पढ़ने से ज्यादा पेनफुल होगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इतना सोच वो कुवान पे अपनी एबिलिटी यूज करने लगा। वो चिल्लाते हुए कुवान को सुंघवा की कुछ मेमोरी याद करने को बोल रहा था, लेकिन ऐसा करने पे उसे भी कुवान के मरने का सेंसेशन फील होने लगा। उसे वहां से भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वो मन ही मन बोलने लगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे इसे दूसरी बार फील करना पड़े। अभी मुझे कुवान की मेमोरी पढ़नी ही होगी। आखिर तुमने इसे कहाँ छिपा रखा है कुवान। तभी उसे अपने सामने कुछ रोशनी दिखाई दी। वो उसे देख सोचने लगा कि ये तो काफी ब्यूटीफुल लाइट है। मुझे सबूत ढूंढने के लिए कुवान की मेमोरी पढ़नी है, लेकिन मैं उस लाइट से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा। तभी उसे कुवान दिखाई दिया। वो उसका नाम चिल्लाने लगा।
इसके बाद सीन हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है जहां ह्यूंग को होश आ रहा था। उसे देख उसकी बहन और माँ सरप्राइज हो गई। वो रोते हुए ऊपर वाले को थैंक यू बोलने लगी। ह्यूंग ने उनसे पूछा कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं। सामने से उसकी बहन ने बताया कि तुम पूरे 1 महीने से बेहोश थे, हम काफी चिंतित हो गए थे। 1 महीने की बात सुन ह्यूंग चौंक गया। फिर उसकी माँ पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ था। डॉक्टर बोल रहा है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं है। ह्यूंग ने हंसते हुए उनकी बात टालने के लिए कहा कि शायद ऐसा ओवरवर्किंग की वजह से हुआ होगा, मुझे अपना वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस करना होगा। तभी उसे ट्रायल की बात याद आ गई। वो पूछने लगा कि ट्रायल का क्या हुआ। उसके पास खड़े कांगसू ने बताया कि ट्रायल 4 बजे होने वाला है। अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सुंघवा के लिए ट्रायल काफी अच्छा जा रहा है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम मुझे कहीं ले जा सकते हो। फिर कांगसू ह्यूंग को लेकर कहीं जाने लगा। ह्यूंग के कॉल करने पर काउंसलर को काफी राहत हुई। वो ह्यूंग से पूछने लगा कि तुम कैसे हो। ह्यूंग ने बताया कि मैं ठीक हूं और अभी के ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मुझे कोर्ट आने से पहले कहीं विजिट करना है। इसके बाद सीन किसी फिशिंग स्पॉट पे शिफ्ट होता है। वहां खड़ा बंदा फिशिंग लाइन के टूट जाने से इरिटेट हो गया। तभी ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या कुवान ने अपनी बिलोंगिंग्स यहीं छोड़ी है। ये सुन वो बंदा बोलने लगा कि ये कुवान का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो और यहां से चलते बनो। तभी ह्यूंग ने उसे बताया कि कुवान मर चुका है। ये सुन वो बंदा चौंक गया। ह्यूंग ने आगे कहा कि उस चीज को और ज्यादा संभाल कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब कुवान मर चुका है तो उनका अगला टारगेट होगा तुम, जो कि उसके साथी हो। ये सुन वो बंदा परेशान हो गया। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां जज सुंघवा और दायरियों के बीच के ट्रायल का फैसला सुना रही थी। जज ने बोलना शुरू किया कि वादी सुंघवा के दिए गए रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस तकनीकी विकास की टाइमिंग दायरियों से काफी मिलती जुलती है और साथ ही रिजल्ट्स भी मिलते जुलते हैं, जिससे इसका काफी चांस है कि अनऑथराइज्ड नकल की गई है। इससे टेक्नोलॉजी के असली ओरिजिनेटर को काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए कोर्ट सुंघावा की उसके यूज पर रोक लगाने की मांग को ग्रांट करती है। तभी किसी ने उसे रुकने को बोला। ह्यूंग ने कोर्ट में एंटर होते हुए फैसले की सुनवाई रोकने को कहा। उसने बताया कि मैं नया सबूत लेकर आया हूं। तभी कुछ पुलिस वाले उसे वहां से ले जाते हुए बोलने लगे कि तुम्हें इसके लिए अरेस्ट किया जा सकता है। ह्यूंग ने चिल्लाते हुए बताया कि मैं एक लॉयर हूं और मैं इसलिए लेट हुआ हूं क्योंकि मुझे ये नया सबूत लाना था। जज भी लॉयर की बात सुन सरप्राइज हो गई। ह्यूंग ने बताया कि मेरा नाम ह्यूंग है और मैं सायरॉन से हूं। ये रहा मेरा पावर ऑफ अटर्नी। जज ने भी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करके अंदर आने की इजाजत दे दी। फिर उसने ह्यूंग से पूछा कि तुम क्या सबूत लाए हो। अगर तुमने ऐसा सिर्फ कोर्ट से वक्त पाने के लिए किया है तो तुम्हें कोर्ट में बाधा डालने के लिए चार्ज किया जाएगा। ह्यूंग ने बताया कि मेरे पास क्लियर सबूत है। इतना बोल उसने अपने साथ लाई हुई वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसमें कुवान किसी से पूछ रहा था कि डायरेक्टर जियोल, क्या आप श्योर हैं कि आप इससे होने वाले आफ्टरमैथ को संभाल लेंगे। सामने से जियोल पूछने लगा कि क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है। अगर तुम डेटा ले आओ तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी खाना खा सकते हो। तुम्हें सब कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना डेटा लाना है जिससे ऐसा लगे कि उस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमने खुद से ही शुरू किया था, ताकि हम इसे सबूत के तौर पे यूज कर सके। हमें सिर्फ उस नई डेवलप हुई टच मेथड का ओवरव्यू चाहिए, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। इतना सुनाकर ह्यूंग ने कहा कि अभी के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि ये जियोल सुंघवा इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टीम का मैनेजिंग डायरेक्टर है। जज ने उसकी बात सुन सुंघवा के बंदों से पूछा कि क्या सुंघवा इलेक्ट्रॉनिक्स में जियोल नाम का बंदा है। सामने से वो बंदा झिझकते हुए बोलने लगा कि हम श्योर नहीं हैं, हमें ये कंफर्म करना होगा। जज भी उसकी बात सुन सोच में पड़ गई। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए सोचा कि काम हो चुका है। फिर जज ने आगे कहा कि ये सबूत केस के लिए जरूरी है, इसलिए हम डिसीजन कैंसिल करके ट्रायल को रिज्यूम करेंगे। अगला ट्रायल 2 हफ्तों बाद होगा। दोनों पक्षों से निवेदन है कि नए सबूत से अलाइन होती हुई आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। इसके बाद सीन कोर्ट के बाहर शिफ्ट होता है। दायरियों के बंदे ह्यूंग को थैंक यू बोल रहे थे। ह्यूंग, जिसकी की हालत इतनी भाग दौड़ करके खराब हो चुकी थी, उसने कहा कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए। उसने कांगसू से कहा कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरी ये बात चेयरमैन मीनताइक तक पहुंचा देना। मैं पूरे 1 महीने के लिए वेकेशन पे रहूंगा, इसलिए मेरे पास मत आना। मैं कॉल्स भी नहीं उठाऊंगा। कांगसू ने भी उसकी बात मान ली और ऐसे ही ट्रायल दायरियों की जीत के साथ खत्म हो जाता है और ह्यूंग को 1 महीने का असली वेकेशन मिल जाता है। फिर हमें ह्यूंग के वेकेशन के कुछ वक्त बाद सायरॉन लॉ फर्म का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग किसी को ग्रीट करते हुए पूछ रहा था कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। उसके सामने बैठा बंदा बोलने लगा कि प्लीज उस बंदे को ढूंढो जो मेरी आइडेंटिटी यूज कर रहा है। ये सुन ह्यूंग कंफ्यूज हो गया। दरअसल इस बंदे का नाम चुन कांगवू होता है और ये एक पेंटर है। ह्यूंग ने उससे सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने को बोला। सामने से चुन के पास बैठी औरत ने पूछा कि क्या तुमने हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट वाले काम का नाम सुना है।
दरअसल इस औरत का नाम पार्क सेरिन होता है और ये चुन की बहू है। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो तो चुन का रिप्रेजेंटेटिव काम है। तभी चुन चिल्लाते हुए बोलने लगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे रिप्रेजेंट करे। वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं है, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। उसके पास बैठी सेरिन उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। ह्यूंग ने मन ही मन सोचा कि जहां तक मुझे याद है वो हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट नाम की पेंटिंग चुन की ही है। उसे कुछ साल पहले नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया मर्चेंडाइज में फीचर किया गया था। इतना सोच उसने पूछा कि तो क्या तुम लोग ये बोल रहे हो कि चुन ने उस नाम की कोई पेंटिंग पहले कभी नहीं बनाई, लेकिन बाकी लोग उसे उसका काम समझते हैं? सेरिन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग पूछने लगा कि लेकिन उस पेंटिंग को पॉपुलर हुए तो काफी लंबा वक्त हो चुका है ना। सामने से सेरिन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि लेकिन मेरे फादर मीडिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। चुन भी गुस्से से मुंह बनाकर पूछने लगा कि क्या मुझे वैसी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है? ह्यूंग ने भी सोचा कि इसकी बात पे यकीन करना आसान है। सेरिन ने आगे बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं इनकी सारी पेंटिंग्स मैनेज करती हूँ। वो सब फादर खुद ही करते हैं और किसी को अपने अटीलिये में एंटर भी नहीं होने देते। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर उन्हें इस बारे में पता कैसे चला? सेरिन ने बताया कि हमें एक गेस्ट ने विजिट किया था। फादर और वो गेस्ट बातें कर रहे थे जिसमें उस गेस्ट ने उस पेंटिंग को मेंशन किया। फादर को जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने कभी उस आदमी को अपनी पेंटिंग नहीं बेची, तो उन्होंने थोड़ी और जांच पड़ताल की। फिर उन्हें पता चला कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया में रेप्लिकास और मर्चेंडाइज बेची जा रही थी। ये सुन ह्यूंग ने चुन से पूछा कि क्या आप श्योर हैं कि आपने वो पेंटिंग नहीं बनाई? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने खुद के ही काम को नकार रहे हैं? सामने से चुन बोलने लगा कि मेरी पेंटिंग्स मेरे लिए बच्चों की तरह है। मैंने उस पेंटिंग जैसी किसी भी चीज को जन्म नहीं दिया। ह्यूंग ने भी उसकी बात सुन सोचा कि ये सही है। आर्टिस्ट के लिए उनका काम उनके बच्चों जैसा होता है। इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि इसे अपने बच्चे के बारे में ना पता हो। लेकिन इसके केस में ऐसा है कि जिस इंसान को इसने कभी नहीं देखा वो इसका बच्चा होने का क्लेम कर रहा है। इतना सोच उसने चुन से पूछा कि उस पेंटिंग को आपका काम कौन बता रहा है? सामने से चुन बोलने लगा कि हर कोई, क्रिटिक्स और म्यूजियम स्टाफ, हर कोई उसे मेरा काम बता रहा है। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि ये रिडिकुलस तो साउंड करता है, लेकिन मुझे इसमें किसी चीज की बू आ रही है। इतना सोच उसने कहा कि मैं ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इसके अजीब होने की वजह से मैं श्योर नहीं हूं कि हम ट्रायल जीत सकते हैं। ये सुन चुन फ्रस्ट्रेट होकर पूछने लगा कि मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने वो पेंटिंग नहीं बनाई, तो फिर हम कैसे हार सकते हैं? सेरिन ने उसे शांत करने की कोशिश की। ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी होगी। इसके कुछ वक्त बाद ह्यूंग ने काउंसलर से मदद मांगी, जिससे उसे एक आर्ट डीलर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली और उसने उसके साथ अपॉइंटमेंट रख ली। फिर हमें उस आर्ट कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग ने अंदर जाकर उस बंदे को आवाज लगाई, लेकिन वो सोया हुआ था। फिर वो लोग वहां लगी पेंटिंग्स को देखने लगे। शिया ने कहा कि मैं इन पेंटिंग्स को जितना ज्यादा देखती हूं उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि मैं इसे नहीं समझ सकती। ह्यूंग ने कहा कि मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता, मैं तो इसे सिर्फ इसलिए देखता हूं क्योंकि ये ब्यूटीफुल है। फिर वो किसी पेंटिंग को छूने की कोशिश करते हुए बोलने लगा कि ये तो काफी अच्छी है, ये किस चीज से बनी होगी? तभी पीछे से वो बंदा बोलने लगा कि ऐसे बेवकूफ लोग हमेशा होते हैं जिन्हें पेंटिंग्स को टच करना होता है। ह्यूंग ने भी उसकी आवाज सुन चौंकते हुए पूछा कि क्या तुम जाग गए? मैंने सुना था कि जब तुम सोए हुए होते हो तो किसी के बुलाने से भी नहीं जागते। ये सुन वो बंदा बोलने लगा कि मुझे नहीं पता कि ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है, लेकिन मैं काफी बिजी हूं। तुम्हें क्या काम है? दरअसल इस बंदे का नाम पार्क कोहियुंग होता है और ये एक आर्ट डीलर है। इसे आर्ट के बारे में सब कुछ पता है। वो एक अनजान पेंटर हुआ करता था, लेकिन आर्ट डीलर बनने के बाद वो काफी फेमस हो चुका है। उसे पैसों से काफी प्यार है। ह्यूंग ने पार्क को बताया कि मैं यहाँ ऐसे काम के लिए आया हूं जिससे तुम कुछ पैसे बना सकते हो। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ये सुन पार्क हंसते हुए पूछने लगा कि अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट नाम की पेंटिंग के बारे में सुना है? पार्क ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर तुम्हें उसकी बैक स्टोरी भी पता होगी? उसकी बातें सुन पार्क ने पूछा कि क्या तुम वही लॉयर हो जिसने कॉल किया था? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए अपना नाम बताया। ये सुन पार्क बोलने लगा कि लगता है तुमने खुद को दिक्कत में डाल दिया है लड़के। चलो मेरे साथ आओ, मैंने उसे यहां तैयार कर रखा है। इतना बोल उसने एक दरवाजा खोल दिया। ह्यूंग उसे देख चौंक गया। पार्क ने वहां रखी काफी सारी पेंटिंग्स में से कुछ निकालते हुए बताया कि ये हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट और चुन की कुछ और पेंटिंग्स हैं जिसे नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया ने बेचा है। अगर तुम देखो तो ये चुन के काम से काफी सिमिलर है और इसका टच और टेक्सचर भी वैसा ही है, लेकिन ये सब काफी अच्छे से बनाए गए फेक्स हैं। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता? सामने से पार्क ने कहा कि मैं उन पेंटिंग्स पे ट्रांसलूसेंट पेपर रखने वाला हूं। इसे ध्यान से देखो,
इन दिनों पेंटिंग्स को रेप्लिकेट करने के कई तरीके हैं, यहाँ तक कि वो लोग पेंटिंग्स क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट की स्टाइल भी रेप्लिकेट करते हैं। अगर मैं इसे इस तरह से करूं तो एक पूरा नया आर्टवर्क बनाया जा सकता है। ह्यूंग और शिया भी ये देख हैरान रह गए कि कैसे पार्क का उस पेपर पे बनाया गया कॉम्पोजिशन पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा था। पार्क ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन किसी ने स्किलफुली एग्जिस्टिंग आर्टवर्क्स के कॉम्पोजिशन को मर्ज करके उसे कॉपी किया है। यहाँ तक कि मेरे जैसे प्रोफेशनल को भी इसे फिगर आउट करने में 3 दिन लग गए। मैं श्योर हूं कि ज्यादातर लोग ऐसा कुछ कभी नोटिस नहीं कर सकते, और इसीलिए ही मैं इसके $3000 लूंगा। ह्यूंग ने भी उसे ठीक है कहा। फिर उसने पूछा कि क्या इस सबूत से वो लोग उसे फेक डिटर्मिन कर लेंगे। पार्क ने कहा कि मुझे नहीं लगता। उन क्रिटिक्स का ईगो काफी बड़ा होता है। वो खुद की गलती मानने से अच्छा आर्टिस्ट को जिंदा गाड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। साथ ही इसमें पैसे भी दांव पर लगे हैं। क्या तुमने सोचा है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया ने इससे कितने पैसे बनाए हैं? इस पेंटिंग की एक कॉपी की कीमत $60 है, और मैं श्योर हूं कि उन लोगों ने लगभग इसकी 10,000 कॉपीज बेची है। अगर ये फेक साबित हो गई तो म्यूजियम को आर्टिस्ट और बायर्स को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, साथ ही प्रोडक्शन कॉस्ट्स भी, जो कि $15 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि तो फिर हमें लॉसूट फाइल करना होगा। शिया भी बोलने लगी कि ये केस हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे मुश्किल है। ह्यूंग ने परेशान होते हुए कहा कि चलो, उम्मीद करते हैं कि हम इसे बातों से निपटा सके। तभी उसे सेरिन का कॉल आ गया। उसके कॉल उठाने पर सामने से सेरिन बोलने लगी कि एक दिक्कत हो चुकी है, हम पर लॉसूट फाइल कर दिया गया है। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। उसने सेरिन से पूछा कि क्या ये कंप्लेंट नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया ने की है। सेरिन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने ये डिमांड की है कि हम मान लें कि वो पेंटिंग हमने ही बनाई है। अभी मेरे फादर काफी गुस्से में हैं और सब कुछ तबाह कर देने की धमकी दे रहे हैं। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि उन लोगों ने हमसे जल्दी काम कर दिया। इसके बाद सीन कोर्ट पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग बोल रहा था कि मैं ये सेम बात और कितनी बार रिपीट करूं। ओरिजिनल आर्टिस्ट बोल रहा है कि उसने वैसी पेंटिंग कभी नहीं बनाई। सामने से म्यूजियम के लॉयर ने कहा कि तो फिर तुम्हें सबूत देना चाहिए कि उसने वो पेंटिंग नहीं बनाई। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि थोड़ी सेंस वाली बात करो। आखिर हम कैसे प्रूव करें कि उसने वो पेंटिंग नहीं बनाई? सबूत तो तुम्हें देना चाहिए कि चुन ने वो पेंटिंग बनाई है। सामने से उस लॉयर ने कहा कि हमने तो सबूत दे दिया है। हमने कई एक्सपर्ट के अप्रेजल्स और रिव्यूज प्रेजेंट किए हैं। ये सुन ह्यूंग ने इरिटेट होकर पूछा कि लॉसूट फाइल करने वाले पक्ष के अप्रेजल का क्या फायदा? सामने से उस लॉयर ने स्मर्क करते हुए एक कागज दिखाकर कहा कि हमारे पास बाकी एक्सपर्ट्स के अप्रेजल्स भी हैं। ह्यूंग ने मन ही मन सोचा कि ये लोग कोई लॉजिक प्रेजेंट नहीं कर रहे और सिर्फ इंसिस्ट किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा ओपोनेंट पहले कभी नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट ये सब होने दे रही है। फिर उस लॉयर ने कहा कि इस मामले को बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम इसे आपस में सुलझा दें? अगर तुम उस पेंटिंग को बनाने की बात मान लो तो हम तुम्हें अच्छे से कॉम्पेंसेट करेंगे। ये सुन चुन भड़कते हुए बोलने लगा कि नॉनसेंस बातें मत करो। भला मैं उसे एक्नॉलेज क्यों करूंगा? क्या तुम किसी और के बच्चे को, जिसे तुमने कभी देखा ही ना हो, उसे अपना बच्चा मान लोगे? जज ने उसे शांत होने को बोल कहा कि अगर तुम ऐसे हल्ला मचाओगे तो तुम्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन चुन जज पे भड़कते हुए बोलने लगा कि कैसा हल्ला? आओ, कोशिश करो मुझे निकालने की। तभी वो लॉयर स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि इस बंदे का टेम्पर बहुत ही खराब है, हम नया सबूत सबमिट करना चाहते हैं। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। उस लॉयर ने कुछ कागज दिखाते हुए बताया कि ये है चुन के मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसमें बताया गया है कि चुन डिमेंशिया से सफर कर रहा है। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। फिर हमें काउंसलिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग सेरिन से पूछ रहा था कि आखिर तुमने ये इन्फॉर्मेशन मुझसे छिपाई क्यों? सामने से सेरिन बोलने लगी कि ऐसा मैंने फादर की प्राइवेसी और प्राइड की वजह से किया था। ह्यूंग ने परेशान होते हुए कहा कि ट्रायल्स में प्राइड की कोई जगह नहीं है। तुम्हें पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि ना सिर्फ चुन बल्कि उसकी बहू भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसने आगे कहा कि चुन के डिमेंशिया होने के मेडिकल रिकॉर्ड्स इतने जरूरी हैं कि उसके अगेंस्ट डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं है। ये सुन सेरिन बोलने लगी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये सिर्फ माइल्ड डिमेंशिया है, इसलिए इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है कि उन्हें अपनी खुद की पेंटिंग याद ना हो। ह्यूंग ने इरिटेट होकर बताया कि वो डिसाइड करने का काम कोर्ट का है, ना कि हमारा। क्या तुम मुझसे और कुछ भी छिपा रही हो? सेरिन ने बताया कि अभी के लिए तो नहीं। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि अभी के लिए से तुम्हारा क्या मतलब? सामने से सेरिन ने थोड़ा परेशान होते हुए बताया कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं अपने फादर के सारे कामों में इन्वॉल्व नहीं हूं। शिया ने मन ही मन सोचा कि ये वैसा ही केस है जिसमें शायद क्लाइंट झूठा हो सकता है, फिर चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। इसलिए हमें कभी क्लाइंट की बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। सेरिन ने उनसे पूछा कि क्या इस केस का कोई सोल्यूशन है? ह्यूंग ने उसे ना में जवाब दिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका एकमात्र तरीका है मेरी एबिलिटी। अगर मुझे ओरिजिनल पेंटिंग मिल जाए तो मैं पता लगा सकता हूं कि उसे किसने बनाया था। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है।
ह्यूंग जज से बोल रहा था कि ओरिजिनल पेंटिंग नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया में रखी गई है, इसलिए वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी डिटरमिन करने के लिए हमें ओरिजिनल चाहिए, ना कि उसकी कॉपी। जज ने उसे मना करते हुए बताया कि उसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि कोर्ट अभी भी कोऑपरेटिव नहीं है। तभी सामने से उस लॉयर ने खड़े होते हुए कहा कि हम एक और सबूत सबमिट करना चाहते हैं कि वो पेंटिंग चुन की ही है। हम चुन की बाकी पेंटिंग्स और इस पेंटिंग में यूज हुए ऑयल पेंट्स का कंपोनेंट एनालिसिस सबमिट करना चाहते हैं। वो सारे काम सेम कंपोनेंट से बनाए गए हैं। इस कंट्री में टोटल 140 टाइप्स के ऑयल पेंट्स अवेलेबल हैं, तो भला उन सब कामों के सेम पेंट्स यूज करने के चांस कितने ही होंगे? ये सुन ह्यूंग जज से बोलने लगा कि ये डिसेप्शन है। उन 140 प्रकार के ऑयल पेंट्स में से सिर्फ 13 ही प्रोफेशनल यूज के लिए है, इसलिए उनके ओवरलैप होने के चांसेस सिग्निफिकेंट हैं। उस लॉयर ने भी ह्यूंग की बात से अग्री किया। वो बोलने लगा कि यह सच है कि उनमें से सिर्फ 13 ही प्रोफेशनल ग्रेड पेंट्स हैं, इसलिए उनके ओवरलैप होने का चांस है। लेकिन क्या होगा अगर उन 13 में से जो पेंट यूज किया गया था वो एग्जैक्ट पेंट्स को मिक्स करके बनाया गया हो? प्रिसाइज एनालिसिस से रिवील होता है कि चुन ने हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट पेंटिंग में जो पेंट यूज किया था उसे 3 अलग अलग ब्रांड्स को कंबाइन करके बनाया गया था, जिसे वो कई बार यूज करता है। प्रतिवादी के कहे मुताबिक यह पॉसिबल है कि कोई पेंट ओवरलैप हुआ हो, लेकिन भला 3 पेंट के एक साथ ओवरलैप होने के कितने चांसेस है? यह सुन ह्यूंग परेशान हो गया। फिर सीन सायरन लॉ फर्म पर शिफ्ट होता है। सेरिन कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। ह्यूंग ने परेशान होकर कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें चुन के अटीलिये में जाने की इजाजत नहीं है। चुन इस बारे में क्या बोल रहा है? सेरिन ने बताया कि वो अभी भी इस बात को नकार रहे हैं। ये सुन ह्यूंग परेशान होकर सोचने लगा कि जिस बंदे को हेल्पफुल होना चाहिए वो डिमेंशिया से सफर कर रहा है, और जिसके साथ मैं बात कर सकता हूं उसके पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। शिया ने उससे कहा कि मुझे फील हो रहा है कि इस केस में अब और कोई सोल्यूशन नहीं है। ह्यूंग ने बताया कि शायद हमें ओरिजिनल पेंटिंग देखकर जवाब मिल सकता है। ये सुन शिया ने पूछा कि भला ओरिजिनल का इससे क्या लेना देना? मुझे नहीं लगता कि हमारे फिर से कोशिश करने पे भी एनालिसिस का रिजल्ट कुछ और आएगा। ये सुन ह्यूंग इरिटेट होकर सोचने लगा कि मैं इसे अपनी एबिलिटी के बारे में बता नहीं सकता, मैं पागल हुए जा रहा हूं। तभी सेरिन ने उसे आवाज लगाई। उसने पूछा कि क्या तुम ओरिजिनल पेंटिंग देखना चाहते हो, क्योंकि शायद मेरे पास उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये सुन ह्यूंग ने सरप्राइज होकर पूछा कि क्या वाकई में? सेरिन ने बताया कि यह थोड़ा खतरनाक है। इसके बाद हमें नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। स्टाफ रूम में सेरिन ह्यूंग से कुछ पहनने को बोल रही थी। उसने बताया कि ये म्यूजियम रिस्टोरर्स के कपड़े पहन लो ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को हम पर शक ना हो। ह्यूंग ने भी वो कपड़े पहनकर उसके साथ चलते हुए पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? सेरिन ने बताया कि मेरी एक कॉलीग यहाँ काम करती है और मैंने स्कूल में भी रेस्टोरेशन के सब्जेक्ट में मेजर कर रखा है। वो बोल रही थी कि वो जगह यहीं कहीं है। तभी उन्हें वो जगह मिल गई। ह्यूंग उस पेंटिंग को देख बोलने लगा कि इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसे रेस्टोरेशन की जरूरत है, तो फिर ये पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है? सेरिन ने भी उसकी बात से अग्री कर बताया कि मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि उन लोगों ने इसे यहाँ कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए रखा है। ह्यूंग ने उसे देख मन ही मन सोचा कि मैं इसे देखकर नहीं बता सकता कि ये फेक है, शायद इसलिए ही बाकी लोग भी इसे नहीं पहचान पाए। इतना बोल वो अपनी एबिलिटी यूज करने लगा। ऐसा करते ही उसे उस पेंटिंग से रिलेटेड मेमोरीज दिखाई देने लगी। वो उस पेंटिंग बना रहे बंदे को देख सोचने लगा कि मैं इसका चेहरा नहीं देख पा रहा। यहाँ पर चुन की वो पेंटिंग्स भी है जिससे उसने कॉम्पोजिशन चोरी किया है। इससे ये कंफर्म होता है कि ये फेक है। तभी सेरिन ने उसे हाथ लगाते हुए आवाज लगाई। उसके ऐसा करते ही ह्यूंग को कुछ मेमोरी दिखाई दी। फिर उसने सेरिन से पूछा कि तुम मुझे क्यों बुला रही थी? सेरिन ने बताया कि तुम लंबे वक्त से वैसे ही खड़े थे। ह्यूंग ने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं पेंटिंग के बारे में सोच रहा था कि क्या ये वाकई में चुन की है या नहीं। लगता है कि ये उनकी पेंटिंग नहीं है। ये सुन सेरिन ने सरप्राइज होते हुए पूछा कि क्या तुम्हें सबूत मिल गया? ये सुन ह्यूंग कुछ बहाना सोचने लगा। उसने बात टालते हुए कहा कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए। फिर सीन किसी रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग ने कोई बुलगोगी नाम की डिश ऑर्डर की थी। उसने परेशान होते हुए वुचान से पूछा कि क्या तुम इसमें से कुछ खाना चाहोगे? वुचान ने बताया कि मुझे सिर्फ दिन में 3 बार ही खाना चाहिए होता है, उससे ज्यादा खाना मेरे बॉडीगार्ड के काम को अफेक्ट कर सकता है। तभी ह्यूंग को उल्टी जैसा फील होने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं उस पेंटिंग वाले बंदे को ढूंढने के लिए 5 बार से यही चीज खाए जा रहा हूं। दरअसल ह्यूंग ने जब उस पेंटिंग पे अपनी एबिलिटी यूज की थी तब उसे उस पेंटिंग को बनाने वाले बंदे की खाई हुई डिश का टेस्ट पता चल गया था। इसलिए वो उस रेस्टोरेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां उस पेंटिंग वाले बंदे ने वो डिश खाई हो। लेकिन उस एरिया में उस सेम नाम के 98 जितने रेस्टोरेंट्स थे। ह्यूंग की वही सेम बुलगोगी खा खाकर हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो उसका टेस्ट फील करके चौंक गया। वो बोलने लगा कि यही वो है। वुचान भी उसे देख कंफ्यूज हो गया। ह्यूंग ने खुश होते हुए कहा कि आखिरकार मुझे ये जगह मिल ही गई।
फिर उसने वहां की ओनर को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारे कस्टमर्स में कोई बंदा पेंटर है। ये सुन वो औरत पास ही बैठे जांग नाम के बंदे से पूछने लगी कि तुम पेंटर ही हो ना। ह्यूंग भी उसकी बात सुन उस बंदे को देखने लगा। उस बंदे को भी पता चल गया कि ह्यूंग उसे ही ढूंढ रहा है। वुचान भी उसे देख शातिर मुस्कान देने लगा। ये जानते ही जांग वहां से भागने लगा। वुचान और ह्यूंग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। ह्यूंग ने चिल्लाते हुए जांग को रुकने को कहा, लेकिन उसकी खाई हुई बुलगोगी अब तक अच्छे से पची नहीं थी। तभी उसने कुछ देखकर जांग को संभलने को कहा। जांग भी उसकी बात सुन पूछने लगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी उसने देखा कि वुचान के दोनों पैर उसके मुंह की ओर ही आ रहे थे। ह्यूंग को भी बेचारे जांग पर दया आ गई। वुचान ने उसे एक ही बार में लेटा दिया। फिर वो ह्यूंग से पूछने लगा कि क्या आप ठीक हो। ह्यूंग ने भी झिझकते हुए उसके काम की तारीफ की। इसके बाद सीन जांग के स्टूडियो पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग ने जांग से कहा कि हमें ऑलरेडी पता है कि तुमने ही चुन के कॉम्पोजिशंस कॉपी करके वो हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट नाम की पेंटिंग बनाई है। सामने से जांग अकड़ते हुए बोलने लगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुन ह्यूंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या तुम वाकई में अपना मुंह नहीं खोलोगे। जांग बोलने लगा कि मुझे पता है कि मैंने हिस्ट्री में वो सब काम किए हुए हैं, लेकिन तुम मुझे इस तरह कन्विक्ट नहीं कर सकते। तभी वुचान ने आगे आते हुए ह्यूंग से कहा कि जरा मुझे कोशिश करने दो। ह्यूंग ने भी उसे ठीक है कहा। फिर वुचान जांग को घूरने लगा। ये देख जांग ने अकड़ दिखाते हुए पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे ऐसे डरावने तरीके से घूरने से मैं बोलना शुरू कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, इसलिए गिव अप कर दो। सामने से वुचान ने कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ नहीं सुनना, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इतना बोल उसने तुरंत ही जांग का हाथ पकड़ लिया और पास ही से एक हथौड़ी ले ली। वो ईवल स्माइल देते हुए उस पर हथौड़ी से हमला करने लगा। जांग के भी ये देख होश उड़ गए। वुचान का वो वार जांग के हाथ के बिल्कुल पास टेबल पे लगा था। ये देख जांग चिल्लाते हुए बोलने लगा कि क्या तुम पागल हो गए हो। ये ऑलमोस्ट मुझे लगने ही वाला था। ये सुन वुचान बोलने लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, इसलिए मैंने मिस कर दिया। अगर तुम बाकी लोगों के काम की कॉपी करके पैसे कमाते हो तो तुम्हें भी हाथ काटकर सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो काम तुमने ही किया था राइट। मैं तुम्हारी वजह से लॉयर ह्यूंग को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकता। अब अपने जबड़े भींच लो, क्योंकि इस बार मैं मिस नहीं करूंगा। इतना बोल वो पागलों की तरह हंसते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी जांग ने चिल्लाकर उसे रुकने को बोलते हुए कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सुन वुचान बोलने लगा कि तुम्हें ये शुरुआत से ही बोल देना चाहिए था। अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो उसकी कीमत तुम्हारा हाथ चुकाएगा। लॉयर ह्यूंग अब ये सब कुछ बता देगा। ह्यूंग ने भी चैन की सांस लेते हुए सोचा कि अच्छा है ये मेरी तरफ है। इतना सोच उसने वुचान से पूछा कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूं कि अभी तुम जो कर रहे थे वो सिर्फ एक एक्ट था, या फिर क्या तुम उसे वाकई में हर्ट करने वाले थे। वुचान उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। ये देख ह्यूंग ने कहा कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसने जांग से पूछा कि क्या वो हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट नाम की पेंटिंग तुमने ही बनाई है। जांग ने तुरंत ही उसे हाँ में जवाब दे दिया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर क्या तुम ये बात कोर्ट में टेस्टिफाई करोगे। जांग ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग मन ही मन सोचने लगा कि इस बंदे की गवाही पक्का सबूत है। फिर हमें कुछ वक्त बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग के कोर्ट में सबूत पेश करने पर म्यूजियम वाला लॉयर बोलने लगा कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। जांग पे पहले कई बार फॉर्जरी करने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो सारे ओरिएंटल स्टाइल के काम थे। तो क्या अब वो अचानक से ऑयल पेंटिंग बनाने लगेगा। इससे साफ तौर पे इंडिकेट होता है कि कोई सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि ये क्या नॉनसेंस है, कैसा मैनिपुलेशन। जज ने भी उस लॉयर का पक्ष लेते हुए कहा कि उसकी बात में पॉइंट तो है। जांग के पिछले सारे काम ओरिएंटल स्टाइल के थे। ह्यूंग भी उसकी बात सुन परेशान हो गया। फिर वो बोलने लगा कि जांग के सिर्फ पहले ओरिएंटल स्टाइल में काम करने का ये मतलब नहीं होता कि वो बाकी स्टाइल्स फॉर्ज नहीं कर सकता। हम सिर्फ इस फैक्ट से ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि वो फॉर्जर नहीं है। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि जब मैंने जांग की वर्कशॉप में अपनी एबिलिटी यूज की तब मुझे पता चला कि वो वेस्टर्न स्टाइल में स्पेशलाइज्ड है। वो अपनी एक्सीलेंट स्किल्स की वजह से कभी वेस्टर्न स्टाइल की फॉर्जिंग करने में पकड़ा नहीं गया, जबकि उसे ओरिएंटल स्टाइल की फॉर्जिंग करते हुए पकड़ लिया गया था, क्योंकि उसकी स्किल उसमें कम है। तभी सामने से वो लॉयर स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ये सुन ह्यूंग को उसे पीटने का मन हो गया। उस लॉयर ने जज से कहा कि प्रतिवादी बिना किसी अच्छे सबूत के उस आर्टवर्क को फॉर्जरी बता रहा है। ये सुन ह्यूंग ने जज से कहा कि आर्टवर्क को बिना आर्टिस्ट के एक्नॉलेजमेंट के मार्केट में सर्कुलेट नहीं किया जाना चाहिए। वादी की आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस नहीं बनता। जज भी उनकी बातें सुन बोलने लगा कि इस ट्रायल को कंटिन्यू करने का कोई कारण नहीं है। अगर अगले ट्रायल से पहले प्रतिवादी ये प्रूव नहीं करता कि वो पेंटिंग चुन की नहीं है तो फैसला सुना दिया जाएगा।
ह्यूंग ये सुन परेशान हो गया। इसके बाद सीन सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग गुस्से से बोल रहा था कि आखिर हम कैसे प्रूव करें कि चुन ने वो नहीं किया? आखिर उस जज ने कितनी रिश्वत ली है? सामने से मूनहाक ने बताया कि बाहर रूमर चल रहा है कि उस जज ने वो पेंटिंग कुछ ही वक्त पहले खरीदी हुई है। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। उसने मूनहाक से पूछा कि क्या उस जज ने ओरिजिनल पेंटिंग खरीदी है? मूनहाक ने उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग भी मन ही मन सोचने लगा कि इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि जज कोई सस्ती कॉपी खरीदेगा। उसने पक्का लाखों डॉलर्स खर्च किए होंगे। अगर क्रिटिक्स ने यह क्लेम कर दिया कि वो पेंटिंग फेक है तो उस जज के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो कोर्ट में उनका पक्ष ले रहा है। मूनहाक ने आगे बताया कि मैंने विदेश के कुछ सिमिलर केसेस पे रिसर्च की है। वो लोग सबूत की इंटीग्रिटी उस फॉर्जर के द्वारा सेम पेंटिंग को फिर से पेंट करवाकर प्रूव करते हैं। क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? ह्यूंग ने बताया कि मैंने कोशिश की थी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। उनका उस सबूत को रिकॉग्नाइज करने का कोई इरादा नहीं है। जज ने उस पेंटिंग को खरीद लिया है तो वो उनकी ही साइड लेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जज को लाखों डॉलर्स देकर वो पेंटिंग वापस खरीद ली जाए या फिर उन क्रिटिक्स को बेदखल कर दिया जाए। अगर हम ऐसा करें तो दुनिया उन क्रिटिक्स की बातों पर यकीन नहीं करेगी। ये सुन मूनहाक बोलने लगा कि ये आसान नहीं होगा। ह्यूंग ने बताया कि मेरे पास एक तरीका है। मुझे अमेरिका जाना होगा। फिर हमें नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा न्यूज़पेपर में लिखी सायरॉन की क्रिटिक्स को वेरीफाई करने की बात पढ़ गुस्से से चिल्ला रहा था। उसके सामने बैठे बंदे ने कहा कि मुझे लगता है कि वो लोग मीडिया को हमारे खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने वेरिफिकेशन को अवॉइड किया तो वो हमारी एबिलिटी पे सवाल उठाएंगे। ये सुन उस बंदे ने पूछा कि तो इसका मतलब कि वो लोग वेरिफिकेशन की मदद से हमें बेदखल करना चाहते हैं? ये रिडिकुलस है। भला वो लोग ऐसा कैसे करेंगे? दरअसल ये बंदा नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया का क्रिटिक और क्यूरेटर होता है और इसका नाम सोंग सुंगह्यून है। सामने से उस बंदे ने बताया कि वो हमसे फेक पेंटिंग्स के बीच से असली आर्टवर्क ढूंढने को बोलेंगे। ये सुन सुंगह्यून सोचने लगा कि हमने वो लॉसूट क्रिटिक्स की इज्जत बचाने के लिए फाइल किया था, लेकिन अगर हम वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सामने से उस बंदे ने बताया कि लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर हमने वेरिफिकेशन में सारे काम सही से पहचान लिए तो हमारा स्टेटस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये काफी आसान होगा। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्रिंटेड पेंटिंग्स यूज नहीं करेंगे। वो लोग फेक पेंटिंग्स के बीच असली आर्टवर्क्स को रखेंगे, लेकिन हमें उन सारे आर्टिस्ट्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पता है जो फेक्स बनाते हैं। सुंगह्यून भी उसकी बात सुन बोलने लगा कि अगर हमें पता चल जाए कि उन लोगों ने कौन से फेक्स लिए हैं तो हम असली पेंटिंग्स को भी फिगर आउट कर पाएंगे। ये सब बातें करते हुए वो हंसने लगे। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा सुंगह्यून को बता रहा था कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि उन लोगों ने 5 अलग अलग आर्टिस्ट से हर एक से 4 पेंटिंग्स ली है। ये सुन सुंगह्यून बोलने लगा कि वो हमारी हथेली में ही खेल रहे हैं। चलो उन आर्टिस्ट्स को कांटेक्ट करते हैं। फिर वो लोग उस आर्टिस्ट से मिलने जा पहुंचे। वो उससे पूछने लगे कि सायरॉन वालों ने कौन सी पेंटिंग ली है। वो आर्टिस्ट उन्हें जवाब देने में झिझक रहा था। ये देख वो बंदा बोलने लगा कि तो क्या तुम हमें नहीं बताओगे? तुम्हें पता ही होगा कि उन लोगों ने वो पेंटिंग्स क्यों ली है, राइट? सुंगह्यून ने भी उस आर्टिस्ट से कहा कि हम सेम इंडस्ट्री में हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारी पेंटिंग्स के बारे में खराब चीजें बोलेंगे। तुम्हें तो पता ही है कि उसके बाद क्या होगा। तुम अपना करियर ऐसे खत्म करना नहीं चाहते, राइट? उस आर्टिस्ट ने भी उनकी बातों से डरते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। ये देख सुंगह्यून मन ही मन हंसते हुए बोलने लगा कि आखिर एक आम से लॉयर की हम क्रिटिक्स को चैलेंज करने की हिम्मत भी कैसे हुई। इसके बाद हमें किसी हांगकांग पार्क नाम की जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पर ह्यूंग लोगों को वेलकम करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। उसने वैलिडेशन के लिए वहां आए लोगों को थैंक यू कहा। फिर उसने आगे कहा कि मिस्टर चुन के हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट नाम के आर्टवर्क की वजह से हमने ये इवेंट तैयार किया है ताकि डिटर्मिन किया जा सके कि क्रिटिक्स की स्किल्स लेजिटिमेट हैं या नहीं। फॉर्चुनेटली क्रिटिक्स एसोसिएशन ने इस वैलिडेशन चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उनमें से 5 प्रतिनिधि आगे आए हैं। वैलिडेशन की मेथड काफी सिंपल है। इन 5 अलग अलग आर्टिस्ट्स के आर्टवर्क्स में से असली पेंटिंग जो कि उस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई हो उसे सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए वैलिडेशन को शुरू करते हैं। वो क्रिटिक्स भी ये सुन घमंड से मुस्कुराने लगे। फिर उन लोगों ने पेंटिंग्स के सामने खड़े होकर उसे समझने का नाटक शुरू कर दिया। सारे लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे। तभी सुंगह्यून ने कहा कि हमारी वैलिडेशन प्रोसेस खत्म हो चुकी है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम श्योर हो? सुंगह्यून ने उसे हाँ में जवाब दिया। वो मन ही मन बोलने लगा कि ये ऑब्वियस है क्योंकि हमने इन कामों की पिक्चर्स ऑलरेडी देख रखी है। इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि हम गलत हों। ह्यूंग ने भी उसकी बात समझते हुए बाकी आर्टवर्क के लिए सेम चीज कंटिन्यू करने को कहा। ऐसे ही कुछ वक्त में सारी पेंटिंग्स का वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। ह्यूंग ने उन क्रिटिक्स से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि यही सारे आर्टवर्क्स ऑथेंटिक हैं?
उन लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या इनमें से किसी पेंटिंग का फेक होने का चांस है? सामने से सुंगह्यून ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। हम क्रिटिक्स ने एक्सपर्ट्स के तौर पे ये साथ मिलकर डिसाइड किया है। ये सुन ह्यूंग मुस्कुरा दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया कि तो अब चूंकि वैलिडेशन खत्म हो चुका है तो मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों के चूज किए गए आर्टवर्क्स में से कोई भी असली नहीं है। ये सुन सुंग हायून चौंक गया। वो गुस्से से बोलने लगा कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूंग ने पूछा कि भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम लोगों ने जितने भी आर्टवर्क्स चूज किए हैं वो सारे फेक हैं। लेकिन सुंग हायून अभी भी उसकी बातों को बकवास बोले जा रहा था। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन नहीं है? सामने से सुंग हायून ने चिल्लाते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं। हमने ये चीज उसके असली आर्टिस्ट से एडवांस में ही कंफर्म कर रखी है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। वहां खड़े सारे लोग भी उसकी बात सुन चौंक गए। वो बातें करने लगे कि तो क्या इसका मतलब कि ये सब झूठ था? फिर ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि मुझे पता था कि तुमने ऐसा किया है। तुम्हें पता था कि कौन से आर्टवर्क्स ऑथेंटिक हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन्हें ये बात एडवांस में कैसे पता थी। सारे लोग प्लीज यहां लगी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। इतना बोल उसने वहां पर एक वीडियो चला दिया। उसने बताया कि ये फुटेज हमारे विजिट किए हुए आर्टिस्ट के घर के पास लगे कैमरा की है। हम यहाँ पर उसका आर्टवर्क मांग रहे हैं और ये रही दूसरी क्लिप। ये उसी जगह की अगले दिन की फुटेज है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग उस आर्टिस्ट को विजिट करने आए हैं। चलिए इन्हें थोड़ा पास से देखते हैं। ये चेहरे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। वहां खड़े लोग भी उसे देख बातें करने लगे कि ये तो सुंग ह्यून और वो बंदा ही है। क्या इन लोगों को ये सब एडवांस में पता था? आखिर तुम लोगों की खुद को क्रिटिक्स बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम सब फ्रॉड्स हो। ह्यूंग ने भी मन ही मन पूछा कि क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं तुम्हें इतना आसानी से जीतने दूंगा? इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहां रखी सारी पेंटिंग्स फेक है। ये पूरा प्लान तुम लोगों को आर्टिस्ट से मिलवाने का था। तभी सुंगह्यून ह्यूंग पे चिल्लाते हुए बोलने लगा कि तुमने ये सब कुछ रिग किया हुआ है। अगर तुम्हारी बात सही है तो हमारे चूज किए हुए सारे आर्टवर्क्स असली होने चाहिए, लेकिन वो फेक है। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि मैंने तो कभी नहीं बोला था कि उनमें से कोई आर्टवर्क असली है। तो चलो मैं आप लोगों को उस बंदे से मिलवाता हूं जिसने हमें ये फेक पेंटिंग दी है। ये है मिस्टर जुंगसियोक, जो कि एक प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर की बात सुन सुंगह्यून और वो बंदा गुस्से से बोलने लगे कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है? ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। जरा इसे देखो, ये रहा ओरिजिनल आर्टवर्क। ये देख सुंगह्यून चिल्लाते हुए बोलने लगा कि आखिर एक प्रोग्रामर जो कि आर्टिस्ट भी नहीं है वो फेक्स कैसे बना सकता है? ह्यूंग ने उसे शांत होने को बोल कहा कि तुम इसे खुद की आंखों से कंफर्म कर सकते हो। इतना बोल उसने झुंगसियोक से अपना काम शुरू करने को कहा। झुंगसियोक भी उसकी बात सुन कंप्यूटर पे कुछ करने लगा। तभी पास ही रखी एक मशीन शुरू हो गई। वो उसके नीचे रखे कैनवास पर वही पेंटिंग बनाने लगी। फिर ह्यूंग ने वो पेंटिंग दिखाते हुए पूछा कि क्या आप लोग इसे देख पा रहे हैं? वहां खड़े सारे लोग उसे देख हैरान रह गए। वो पेंटिंग एग्जैक्टली सेम थी। ह्यूंग ने बताया कि ये आर्टवर्क प्रोग्राम और मशीन यूज करके बनाया गया था। आसान भाषा में कहा जाए तो इसे एडवांस प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। यही है इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहे जाने वाले क्रिटिक्स की सच्चाई। ये लोग तो प्रिंट किया हुआ फेक भी नहीं पहचान पाते। सुंगह्यून और वो बंदा भी उसकी बातें सुन परेशान हो गए। तभी वहां खड़े लोग उन्हें गालियां देते हुए चिल्लाने लगे। सुंगह्यून और वो बंदा भी तेजी से उनके बीच से भागने लगे। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि यह अमेरिका में रिसेंटली डेवलप हुआ डिवाइस है। ये इमेजेस को एनालाइज करके कलर्स के साथ टेक्सचर्स भी रिप्रोड्यूस करता है। इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। मुझे इस पे पैसे खर्च करने का कोई अफसोस नहीं है। इतना बोल उसने सारे लोगों से बोलना शुरू किया कि यही है हमारे देश के क्रिटिक्स का लेवल। ये क्लेम कर रहे थे कि हान रिवर श्राउडेड इन मिस्ट ऑथेंटिक है, लेकिन ये रहा उस बात को गलत प्रूव करने का सबूत। इतना बोल उसने एक और वीडियो चला दी। उसमें जांग बता रहा था कि ओरिजिनल आर्टिस्ट के पेंट का पता लगाना उतना भी मुश्किल नहीं है। इन दिनों सारे आर्टिस्ट्स कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैंने चुन के घर से बाहर निकले कचरे को छानकर सब कुछ कंफर्म किया था। ये काफी आसान है। ये सुन सारे लोग उन क्रिटिक्स को फिर से गालियां देने लगे। ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि मुझे ये वीडियो कोर्ट में चलाने से मना किया गया था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि मैं इसे यहां पब्लिक में नहीं चला सकता। फिर सीन कुछ वक्त बाद सायरन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। शिया ह्यूंग को बता रही थी कि उन क्रिटिक्स ने लॉ सूट कैंसिल कर दिया है। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि चलो कम से कम उनमें थोड़ी तो शर्म है। पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है, इसलिए वो लोग शायद कुछ वक्त के लिए शांत रहेंगे। इतना बोल वो मीडिया में हो रही उन क्रिटिक्स की बेइज्जती याद कर मन ही मन हंसते हुए बोलने लगा कि उनके साथ सही ही हुआ है। फिर शिया ने उससे पूछा कि क्या वो लोग कोई और लीगल एक्शन नहीं लेंगे? ह्यूंग ने ना में जवाब देते हुए बताया कि वो लोग छोटी इंडस्ट्री में लंबे वक्त से पावर लेकर बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। उनका काम होता है आर्टवर्क की वैल्यू और पोटेंशियल एग्जामिन करना, ना कि उसकी ऑथेंटिसिटी जज करना। कोरिया में इस बात का डिस्टिंक्शन अच्छे से नहीं किया गया, इसीलिए वो अप्रेजर्स की तरह एक्ट करते थे, लेकिन अब उनकी स्किल एक्सपोज हो चुकी है, इसीलिए
उनके लिए कोई और चाल चलना मुश्किल होगा। ये सुन शिया बोलने लगी कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने इसे भी स्किलफुली सॉल्व कर दिया। ह्यूंग ने बताया कि सारे केसेस फंडामेंटली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। कानून से ऊपर कोई चीज है तो वो है इंसानों के इमोशन। फंडामेंटली कानून एक टूल है, लेकिन उसे डील करने वाले लोगों के इमोशंस ज्यादातर सिमिलर होते हैं, इसलिए तुम्हें उसे देखने की जरूरत है। बाकी लीगल इंटरप्रिटेशन उसके बाद आता है। ये सुन शिया बोलने लगी कि ये तो काफी मुश्किल साउंड करता है। ह्यूंग ने कहा कि तुम्हें ये अभी के लिए मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं श्योर हूं कि तुम इसे जल्द ही समझ जाओगी। शिया ने भी उसकी बात समझते हुए कहा कि लगता है ये ट्रायल भी सक्सेसफुल था। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए उसे हाँ में जवाब देकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारा अगला ट्रायल आसान हो। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फेक एक्टर वाली मानवा का सीजन 1 कंप्लीट कर देंगे, और जहां तक बात रही इस मानवा की, तो इसको भी हमने ऑलमोस्ट कैच अप कर ही लिया है, इसलिए हम इसके भी थोड़े थोड़े पार्ट्स करके मानवा को कंप्लीट कर देंगे। बाकी आपको ये पार्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।